वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 8 पे। इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो होगा। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो स्टेट्स को दिया जाता है, इसके अलावा कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड स्टेट का क्या उसमें कैटेगरीज होती हैं, किस हिसाब से सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं। बहुत छोटा सा हमारा ये टॉपिक रहेगा तो आसानी रहेगी आपको कवर करने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा आप लोग अपना कीवर्ड्स की एक डायरी जरूर मेंटेन कीजिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सब कुछ जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो लिखते चलिए। जो एडिशनल चीज़ें, कोई एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ या आपको खुद को कुछ सर्च करके लिखना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरी आप मेंटेन करके चलिए। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज जिनकी जानकारी आप लोगों के लिए लेनी बहुत ज़रूरी है, UPSC 2024 के लिए हमारा एक पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, डाउट क्लियरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के साथ, बहुत अच्छे हाईली एफिशिएंट नोट्स के साथ ये पेड ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, CSAT भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो जो लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी UPPCS 2023 के लिए, मेंस के लिए हमारा पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है, प्लस 2024 UPPCS शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा GS 5 पॉइंट नंबर 8 इंग्लिश मीडियम का वीडियो। तो GS 5 पॉइंट 8 पे आ गए हम। पुराने पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, कीवर्ड्स लिख रहे होंगे, क्वेश्चन है डायरी मेंटेन कर रहे होंगे और तभी फायदा है। अब GS 5.8 जो है ये है स्पेशल स्टेट सिलेक्शन कैटेगरी। आप जानते हैं जिसने भी बेसिक इकोनॉमी पढ़ा होगा तैयारी वाला, उसमें हम ये वाला सेक्शन जरूर कवर करते हैं कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स होने के नाते स्पेशल ग्रांट्स दिए जाते हैं। फिनेंस कमीशन खासकर किसी ने पढ़ा हो तो फिनेंस कमीशन का कैसे डिवोल्यूशन होता है, कैसे काम करता है, उसमें ये वाली चीज़ ज़रूर आपने पढ़ी हो। नहीं पढ़ी है तो कोई नहीं, यहाँ पे अभी हम पढ़ लेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटा सा ही वीडियो रहेगा ये वाली सारी चीज़ें आप इसमें देखने वाले हैं। अब स्पेशल स्टेट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? जाहिर सी बात है, स्पेशल जो स्टेटस होता है उसके लिए हर स्टेट डिमांड करेगी। जब स्पेशल ग्रांट्स, स्पेशल फंड्स, एडिशनल फंड्स मिलते हैं तो उसके लिए हर कोई करेगा। अब क्या था, देखिए, सबसे पहले तो आप वही इसमें आप अपना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जरूर मेंशन कर सकते हैं। स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हमेशा से था कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, ऐसा नहीं था। 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, मान लीजिए कहीं पे ज्योग्राफी बहुत मुश्किल है, टेरेन्स बहुत डिफिकल्ट हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल इतना ज़्यादा मतलब साउंड नहीं है, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो वो स्टेट कुछ स्पेशल, जैसे होता है ना, आप स्पेशल चाइल्ड के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है, तो ऐसे ही ये वाली जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी बनाया गया होगा ज़रूर से। भाई ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि नहीं हम भी हैं, हमें भी ज़्यादा ग्रांट चाहिए। सबसे पहले तो स्टेट्स में होना चाहिए आपका हिली और डिफिकल्ट टेरेन। जब पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है भाई, बेसिक एम्यूनिटीज भी घर तक पहुँचाने में। आज भी आप देखेंगे उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को अपने घर तक बहुत बहुत किलोमीटर्स पैदल चल के जाना होता है। वहाँ तक व्हीकल, बेसिक मोटरसाइकिल और ये स्कूटी वगैरह भी नहीं पहुँच सकती। स्टेट्स का पॉपुलेशन डेंसिटी कम होना चाहिए, या फिर जो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो शेयर है इट शुड बी अ मेजॉरिटी, या फिर एक इतना होना चाहिए कि हाँ एक मेजर चंक जो है वहां की पॉपुलेशन का दैट इज ऑफ ट्राइबल लाइनिएज। या फिर इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए। मान लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव है जगह, संवेदनशील है जगह, और इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड होना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा वहाँ पे आर्थिक विकास नहीं हुआ होगा, आपका संसाधनों का विकास नहीं हुआ होगा, और इन सबके पास जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं वो नॉन वायबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको करती है क्वालिफाई कि आप जो हैं स्पेशल स्टेट कैटेगरी के स्टेटस में आ सकते हैं। ठीक है,
अब आपने सुना होगा जो एलोकेशन होता है नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, एक कमेटी आई थी, वो था आपका गडगिल कमेटी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कई बार लिखने में आएगा तो आप ये सारी चीजें लिख के आएंगे। अभी फिलहाल जो है 11 स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। वो कौन कौन सी हैं? वो असम है, तो कोई बात नहीं कहने की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक, ये तो कई सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, और आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है, डी आएगा यहाँ पे, और तेलंगाना है। इनको स्टेटस मिला क्योंकि इनका बॉर्डर शेयर होता है बाकी की कंट्री से। और भी चीजें फुलफिल कर रही होंगी डेफिनेटली ये स्टेट, लेकिन मेनली इनका इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है। चलिए कोई नहीं। अब बेनिफिट्स क्या हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में? बेनिफिट देखिए आप, बेनिफिट्स काफी हैं। गवर्नमेंट 90% जो फंड्स हैं किसी स्कीम में, जो सेंटर स्पॉन्सर्स हैं, वो मतलब गवर्नमेंट पे करेगी उसका 90%। ठीक है, और जो रेगुलर स्टेट्स हैं, रेगुलर मतलब बाकी की होगी ना रेगुलर, उनको मिलेगा 60 to 75%। बाकी उनको वो खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो और बाकी के जो इनको कंसेशंस मिलेंगे, इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलेंगे, तो वो इनको कंसेशन मिलेगा एक्साइज पे, कस्टम ड्यूटीज पे, इनकम टैक्स पे, कॉर्पोरेट टैक्स पे। तो इससे इनको काफी पैसा बच जाएगा, ये नहीं भार उठा सकते हैं खुद, इसलिए इनको जो है यहाँ पे ये वाला जो स्टेटस है ये दिया गया है। ठीक है, तो ये इतना ही आपके लिए जानना वैसे तो सफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो ये जो है ये न्यूज में काफी रहता है। जो अब आपको इसके साथ मैं बताती हूँ आपको करंट अफेयर्स कैसे लिंकअप करने हैं। जो आपका ये स्पेशल स्टेट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ये काफी न्यूज में रहता है। अब रिसेंटली क्या हुआ था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि सेंटर जो है कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की किसी भी स्टेट की डिमांड नहीं केटर करेगा एज पर 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, जो आजकल बहुत पुश कर रहे हैं कि हमको आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिए। अब SCS जो है सेंटर देता है क्लासिफिकेशन। भाई जो स्टेट्स ज्योग्राफिकल या फिर एक आप लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, ज्योग्राफिकल प्लस सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, ये लिख सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है प्रोविजन, ये आप लिख के आओगे। रिकमेंडेशंस थी 5th फाइनेंस कमीशन की, जैसे मैंने आपको बताया 1969 में। और सबसे पहले कौन से स्टेट को मिला था, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप जान सकते हैं। सबसे पहले मिला था जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को। ठीक है, स्पेशल स्टेटस। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल जम्मू कश्मीर नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट ही नहीं है। और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ, अभी फिलहाल 11 स्टेट्स हैं, ये आपको याद रखना है। और फिलहाल क्या है, 14th फाइनेंस कमीशन का ये रिकमेंडेशन है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने हटा दिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस 3 हिल स्टेट्स। ऐसा सजेस्ट किया गया था, ये मैं आपको लेटेस्ट चीज बता रही हूँ, कि जो रिसोर्स गैप है ऐसे स्टेट्स का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आती हैं, उनको आप फिल कीजिए थ्रू टैक्स डिवोल्यूशन, जिसको इंक्रीज कर दीजिए कितना, 42, यहां लिख देती हूँ 42%, और था कितना 32 से आप इसको 42 कर दीजिए। ठीक है, अब एक और बात याद रखिएगा, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो अलग है स्पेशल स्टेटस से, हमेशा याद रखिएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेसिकली इनहैंस्ड लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। स्पेशल कैटेगरी देखिए दो हैं, एक तो है आपका स्पेशल स्टेटस SS कर लो, और एक कर लो SCS। अब जो ये स्पेशल स्टेट्स का स्टेटस होता है ये लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल राइट्स के बेसिस पे मिलता है अगर किसी स्टेट को मिलता है तो। और जो ये SCS है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इसका स्टेटस है बेसिकली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये यूज उसको ये डील करता है। पैरामीटर्स जो हैं ये वाले जो आपको अभी पैरामीटर्स देखे, ये आपने देखे हैं गडगिल फॉर्मूला के बेसिस पे, तो आपको एक ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। और बाकी मैं आपको बता दिया 90% ये होता है, और अनस्पेंट जो आपने खर्च नहीं किया पैसा मान लीजिए, तो वो जो है लैप्स नहीं होता, वो फॉरवर्ड हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं, वो आप देख चुके हैं। और 30% सेंटर का ग्रोस बजट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को जाता है, एक बात ये है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि कंसर्न्स क्या हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि बर्डन इंक्रीज हुआ है सेंट्रल फाइनेंसेस पे, हुआ है कि नहीं हुआ है।
एक चीज आप ये लिख सकते हैं, स्पेशल स्टेटस देने से अदर स्टेट्स भी डिमांड करती हैं, उसमें जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो इसी का है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार ऐसी डिमांड्स करती रहती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कंक्लूजन में मान लीजिए आप इसका कंक्लूजन देते हैं, यहाँ पे बेनिफिट तक तो यहाँ पे बता दिया गया, कंक्लूजन में ये वाली बात लिखिएगा कि जैसे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है, टैक्स डेवल्यूशन जो है स्टेट्स का वो 42% इंक्रीज कर दिया गया है, और सेम 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कंटिन्यूड रखा है, 15th फाइनेंस कमीशन ने रखा है इसको 41%। फिलहाल तो 15th वाला का चलेगा ना, तो ये सजेशन किसका था, ये सजेशन 14th का था, 32 से 42 कर दो, लेकिन 15th भी इसको मेंटेन कर रहा है एट 41% टू फिल द रिसोर्स गैप विदाउट एक्सटेंडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ये चीज आपको उसके बारे में जरूर लिख के आनी है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, हिंदू वगैरह में काफी आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये प्लीज ध्यान रखिएगा, जितना लेटेस्ट है उतना बता दिया गया आपको, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेंगे। यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हुई थी टू इमर्ज एज अपभ्रंशा इन द 7th सेंचुरी, ये आपने पढ़ा होगा, सेंचुरी किस पढ़ेंगे कोई बात नहीं, गलत है। और फिर 10th सेंचुरी में ये काफी स्टेबल हो गई थी, बहुत सारी डायलेक्ट्स, ये सब मैं आपको डायलेक्ट्स करा चुकी हूँ पुराने लेक्चर्स में, लिटरेचर में यूज होती हैं, और सबसे पॉपुलर रही है ब्रज। बाद में इसको रिप्लेस किया खड़ी बोली ने, आप ये भी कर चुके हैं, ये तो सारी चीजें आप कर चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं बताई जा रही है आपको। लैंग्वेजेस जो हैं यूपी की वो 2 जोन्स में डिवाइडेड हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस सेंट्रल और ईस्ट। 29 लैंग्वेजेस हैं यूपी अकेले में बोली जाने वाली। हिंदी स्टेट की ऑफिशियल स्टैंडर्ड लैंग्वेज और उर्दू इज द को ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आपको फैक्ट ऑलरेडी मालूम होगा। अब लैंग्वेजेस जो हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आप जानते हैं हिंदी है, और ये किस बात से आता है, ये आता है उत्तर प्रदेश ऑफिशियल एक्ट 1951 से, और उर्दू उसी में अमेंडमेंट हुआ था, याद आ रही हैं चीजें, सब चीजें पढ़ाई हुई हैं आपको ऑलरेडी 1989 का, मैं तभी कह रही हूँ कीवर्ड्स मेंटेन करो अपने। हिंदी का डायरेक्ट डिसेंडेंट है बेसिकली, हिंदी किसका डिसेंडेंट मतलब कहाँ से आती है, ये आती है संस्कृत से थ्रू प्राकृत एंड अभ्रांश। आप जानते होंगे अशोक के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये लैंग्वेजेस कोर्ट लैंग्वेजेस होती थी, बहुत ज्यादा इसमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हैं, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लुएंस है द्रविडियन, टर्किश, फारसी, अरबिक, पोर्चुगीज, इंग्लिश का। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई और कल्चर यहाँ पे आके मिक्सअप होगा, उस कल्चर की लैंग्वेज, खाना, पहनावा सब कुछ होगा, तो लैंग्वेज का असर तो जाहिर सी बात है पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी फिलहाल 180 मिलियन पीपल ऐसे हैं इंडिया में जो हिंदी को अपनी मदर टंग मानते हैं। और डायलेक्ट्स क्या क्या है हिंदी के, देखिए मारवाड़ी भी हिंदी का डायलेक्ट है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, उर्दू, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, ये सब तो आपको कराए थे, शायद मारवाड़ी उसमें नहीं था, मारवाड़ी यहाँ देख लीजिए, अवधी, भोजपुरी और बाकी के। तो अभी आप डिलिमिट नहीं कर सकते हैं बॉर्डर्स हिंदी स्पीकिंग रीजन के, जाहिर सी बात है लैंग्वेज के बेसिस में कभी भी आप बाउंड्री नहीं खींच सकते हैं। हालांकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड हुए हैं, हमारा यहाँ भी हुआ था, आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करने वाला स्टेट था, लेकिन आप एक्चुअली डिलिमिट नहीं कर सकते हैं बॉर्डर्स, ठीक है ना। अब ऐसा तो पंजाब हरियाणा भी हुआ था सेपरेट, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा में लोग पंजाबी नहीं बोलते, बिल्कुल भी। तो ये वाली एक चीज है, ये पॉइंट आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका उत्तर प्रदेश लैंग्वेज ऑफिशियल एक्ट है, जिसके तहत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को सैंक्शन मिलता है कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करने का। अब उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951, इसको आप देख लीजिए, ये पास हुआ 27 सितंबर को, और प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया था। आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंडर गवर्नर ने इसको अपना एसेंट दिया 5 नवंबर 1951 को, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑन 12 नवंबर 1951। ऐसे ऐसी कुछ डेट्स अगर लिख के आते हैं, मान लीजिए इससे संबंधित कोई सवाल आपके पास आ जाता है, इफ एट ऑल एनी क्वेश्चन अराइव्स, और आप ऐसी ऐसी डेट्स मेंशन करके आते हैं, देन यू वुड अपीयर मोर इंटेलेक्चुअल एंड मोर सॉर्ट ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। और ये जो एक्ट है इसको आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951, ये होल ऑफ WHOLE, ठीक है, उत्तर प्रदेश पे एक्सटेंड करता है, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, जब जैसी एक्ट बन जाता है वो एकदम से फोर्स में आ जाता है, और कि बिना किसी प्रेजुडिस के टू दी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 346 एंड 347। क्या है आर्टिकल 346 और 347? सारे आर्टिकल्स आपको सर्च करके लिखने हैं, सब कुछ अच्छे से बताइए क्या है। प्रेसिडेंट अगर डिमांड करें, अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है पॉपुलेशन का, किसी स्टेट का, वो डिजायर करती है कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ये कहता है ना आर्टिकल 347। और ये 347 में ये कहते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स अग्री करती हैं कि हिंदी लैंग्वेज जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, तो फिर वो लैंग्वेज यूज होगी कम्युनिकेशन की, ठीक है।
ये कहता है आर्टिकल 346 और 347। तो ये थोड़ा सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, ये टाइटल है इसका, ठीक है। तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, ये सब आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी वकालत वाली भाषा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो वो जो है हिंदी कंटिन्यूड रहेगी एंड द लैंग्वेज यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर आर्टिकल 213, ऑर्डर्स रूल्स मतलब कहाँ कहाँ यूज होगी, सब जगह यूज होगी। ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करे, या फिर कोई और लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, या फिर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए स्टेट के डिफरेंट डेट्स अपॉइंट हो सकती हैं फॉर डिफरेंट क्लॉजेज इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, जो दोनों अफोरसेड क्लॉज हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जनरल या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर भी दे सकती है इस बिहाफ में टू परमिट द यूज ऑफ इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज ऑफ द स्टेट, ठीक है। और उर्दू के यूज के बारे में क्या कहा जाता है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ उर्दू स्पीकिंग पीपल दैट उर्दू लैंग्वेज शैल बी यूज्ड एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सच पर्पसेस। कौन से पर्पसेस, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये क्लॉज इंसर्ट हुआ था बाय, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस अमेंडमेंट याद रख लेना कि अमेंडमेंट से बनी थी ये को ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस जो है उत्तर प्रदेश का, उसके कितने क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शंस हो सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस के, आप बताइए। प्रोग्रेसिव यूज हो हिंदी का, इसको प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें स्टेट गवर्नमेंट्स में, परसुएशन से, एनकरेजमेंट से, इंस्पिरेशन से। इंस्ट्रक्ट हो, गाइड हो सारे सेंट्रल ऑफिसेज के दे शुड यूज हिंदी एज मच एज पॉसिबल। अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। हिंदी बोलने वालों को ऐसे माना जाता है ना पढ़े लिखे नहीं है भाई, इंग्लिश बोलने वाले मॉडर्न है आजकल, तो इस चीज को हटाया जाए। मतलब इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है वैसे हिंदी लैंग्वेज है, तो इसमें कोई वो तो नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए जितने भी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। हालांकि अब बहुत सारे ऐसे आपको पोएट्स दिखेंगे, कुछ दिखेंगे, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास है, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है हिंदी लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करने के लिए, बहुत अच्छे स्तर पे। अब तो बहुत नए नए लड़का लड़की हैं जो पोएट और ये कवि सम्मेलन वगैरह कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो वो इसी सब का नतीजा है ना कि अवेयरनेस फैलाई जा रही है, राम कथाएं होती हैं इन सब भाषाओं में, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा चीजें होती है ना जब आम बोलचाल की भाषा में, तो चीजें बहुत फेमस हो जाती हैं। तो ऐसे कोई भी छोटे मोटे एग्जांपल्स आम आसपास की जिंदगी से जो आप देखते हैं, कोई चीज न्यूज में है, ये सब आपको यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर आंसर्स। To work towards making personal or different levels of expertise more competent in different areas and to create a healthy and eco-friendly environment that is appropriately sensitive to energy conservation and artistic values। ये थोड़ी सी फैंसी लाइंस हैं, इनको लिख के आएंगे तो जानते हैं आप क्या लगेगा, फूल और पत्ती लगेंगे, ठीक है। तो ये हैं ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या हैं इस डिपार्टमेंट के। इस डिपार्टमेंट के मेन फंक्शंस हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, किसका, सारे ऑर्डिनेंस, बिल्स, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जितने भी जनरल नेचर हैं स्टेट गवर्नमेंट के काम धाम जितने हैं उन सबका एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। देन ट्रांसलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम हिंदी टू उर्दू ऑल्सो एंड फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उर्दू ऑफिशियल गैजेट। अब ऐसी जैसे हिंदी है ऐसी उर्दू ऑफिशियल गैजेट भी तो है। फिर एडिटिंग, पब्लिशिंग, डिपार्टमेंटल मैनुअल्स, रूल बुक्स, ऑर्डर्स, ये सब रखना विद रेफरेंस टू वेरियस बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी स्कीम्स हैं टू इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम्स एसोसिएटेड विद प्रमोशन, कंजर्वेशन, प्रमोशन, दो बार आ गया, ऑनरिंग, ये सब ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान दीजिए इन पे। ऑनरिंग स्कॉलर्स, लिटरेट्योर्स ऑफ हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड द लिटरेचर थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, एकेडमीज वर्किंग अंडर द लैंग्वेज डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरीज। ये आपको जरूर लिख के आना है। देखिए आप हिंदी ट्रांसलेशन की वो कौन सी किताब थी, वो रेत समाधि, टोम्ब ऑफ द सैंड, सुना होगा आपने, गीतांजलि श्री की है शायद किताब, इस बार हमने करंट अफेयर्स में किया था, टोम्ब ऑफ सैंड। अब इसका ट्रांसलेशन कोई तो मिला था इस बार, प्राइज इतना बड़ा। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, करंट अफेयर्स के सारे एग्जांपल्स, ये अपनी डायरी मेंटेन करो। पर्टिकुलर आपको अपनी डायरी में डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ यूपी के ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने हैं, आपको लिखना है लैंग्वेज वाला सेक्शन, ऐसे बिल्कुल रॉ तरीके से लिखो, और उसमें कुछ रीसेंट एग्जांपल जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास ने कैसे पॉपुलराइज किया कवि सम्मेलनों के थ्रू, ये सब ऐसे लिख सकते हो, छोटे सी 2 लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप ऐसे बुक्स वगैरह के नाम डाल सकते हो, अगर किसी को प्राइज मिला है हिंदी लिटरेचर में अच्छा काम करने का, या और कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स में से निकाल लो थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें इन आंसर्स के साथ आपको लिखनी है, तो उससे आंसर बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव बन जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 266 और 267, बेसिक आर्टिकल सब पता होने चाहिए। 266 क्लॉज 1 क्या कहता है, क्या कहता है भाई? 266 क्लॉज 1 कहता है
that a consolidated fund of state, a separate fund for each state has been established, and it receives all state government revenues as well as all loans raised by the issue of treasury bills. Consolidated fund में क्या होता है? सारे revenues जो state government receive कर रही है, सारे loans जो state government ने raise किए, मार्केट लोन्स, बॉन्ड्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर स्पेशल सिक्योरिटीज ली हैं जो नेशनल सेविंग्स फंड होता है उससे, वेज एंड मीन्स एडवांस, ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं ना मॉनेटरी मेजर्स, और वो सब पढ़ा है ये बेसिक। आप देखो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं जो एक्सटेंड करती हैं सारे मनी जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव करा है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे, यहां से नो मनी कैन बी एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड फॉर द पर्पसेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बस पैसे निकाल लिए छुट्टे, नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा सारी चीजें। ठीक है, कुछ कैटेगरी एक्सपेंडिचर्स के जैसे कि सैलरीज जो हैं, अब कुछ कैटेगरीज हैं ऐसी जो खर्चा होता है, जो अब ये प्रीलिम्स में भी सवाल आता है कि इनमें से कौन से एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। तो आप ध्यान रखिए कौन कौन से होते हैं, मैं बता देती हूँ आपको एक बार। वो होते हैं आपकी सैलरीज, पेंशन्स और अलाउंसेस। याद रखिएगा किसके? जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। चार्ज का क्या मतलब हो गया? जो ये डेट चार्जेस हैं, बेसिकली डेट चार्जेस हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है। इसमें क्या होगा? इसमें इंटरेस्ट आएगा, इसमें सिंकिंग फंड चार्जेस होते हैं वो आएंगे, इसमें रिडेम्पशन चार्जेस आएंगे, और बाकी का जो इतना एक्सपेंडिचर है, जो कोई लोन रेज किया, कोई सर्विस, कोई रिडेम्पशन है डेट का, उसमें खर्चा है, वो सारा कहलाता है चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे सैलरी है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, ये तो चार्ज होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, सॉरी, नॉट ऑन इंडिया। और जो सैलरीज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की, पेंशन है हाई कोर्ट के जज की, सैलरी है लोकसभा स्पीकर की, ये चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। दोनों में फर्क समझना, स्टेट या इंडिया। ये बार बहुत ट्रिकी सवाल आता है ये वाला आपका, इसमें क्या बोलते हैं प्रीलिम्स में। अब इसका क्या मतलब हुआ था जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर एप्रोप्रिएशन से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। देखो क्या होता है, जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पावर देता है गवर्नमेंट को फंड्स विड्रॉ करने की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एक्सपेंडिचर जितने खर्चे हैं उनको निभाने के लिए साल भर के। तो आर्टिकल 114 कहता है ऐसा, यहाँ लिख दूं 114, कि जो गवर्नमेंट है वो विड्रॉ कर सकती है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा, लेकिन अब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। ठीक है, तो ये सब तो हो गया आपका चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, मतलब ये हो गया चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, मतलब इस पे वोट नहीं हो सकती बाय लेजिस्लेचर। बाकी का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज वोटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो है आपका वोटेड एक्सपेंडिचर, ये चीज आप याद रखिएगा, मतलब विच इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द असेंबली। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है 203 क्लॉज 2, ये है वो आर्टिकल। ठीक है, मतलब इसका डिस्कशन होएगा असेंबली में। अब सैलरी वैलरी देने का डिस्कशन थोड़ी ना होगा असेंबली में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वोटेड एक्सपेंडिचर्स को अप्रूव करेंगी पार्लियामेंट्री बॉडीज ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड चार्ज एक्सपेंडिचर्स इंपॉर्टेंट हैं टू प्रोटेक्ट द वेरियस इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसी की वजह से वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी काइंड ऑफ अप्रूवल। भाई जो ये सारे मिलके करेंगे काम, वो वोट करेंगे, लेकिन जो चार्ज हो रहा है वो तो नेसेसरी है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ आपका इंडिपेंडेंट होता है वो कंप्लीटली, उसको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई? ये मैंने जितना हो सकता था बेसिक यहाँ पे आपको बता दिया है। अब कंसोलिडेटेड फंड जो है इसमें होते हैं दो सेक्शंस, रेवेन्यू और कैपिटल। इसमें आपका पब्लिक डेट, लोन्स, एडवांसेस आ जाएंगे। फर्दर कैटेगरी होती है आपकी रिसीट्स एक्सपेंडिचर की, है ना। अब रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स एंड एड, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सब। और फर्दर सब सेक्टर्स हैं 3 सेक्टर किसके? टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिजिकल सर्विसेज, इस सब की। हालांकि ऐसे आपको डिटेल में नहीं लिख के आना पड़ेगा, लेकिन ठीक है एक डायग्राम टाइप बना देना अगर कुछ हो तो। और कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? उसमें कोई सेक्टर या सब सेक्टर्स नहीं होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका आते हैं जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, और आपका इकोनॉमिक सर्विसेज हो गया, ग्रांट्स एंड एड हो गया, और कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी किसमें?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इतनी बातें क्लियर है? याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से पता होना चाहिए आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो सारा टोटल है जितना भी एक्सपेंस हुआ है इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर टिपिकली वन टाइम लार्ज परचेजेस होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स के। कोई ऐसी फिक्स्ड बड़ी एसेट है जिसको खरीदा गया है, वो कहलाती है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन दोनों में यही बेसिक अंतर है बस। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको बताती हूँ एग्जांपल, मशीनरी खरीदी है, पेटेंट खरीदा है, कॉपीराइट खरीदा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आती है? वेजेस, सैलरीज, बिल्स, इन्वेंट्रीज, ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी देख के जानी है यहाँ पे। क्लियर? अब आता है आपका कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, कंटिंजेंसी फंड। तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि होती है ये, उत्तर प्रदेश का देखेंगे हम। पर्पस क्या है बेसिकली? भाई कोई रिस्क हो गया एकदम से, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई है, आपदा ऐसी आ गई है जहां पे आपको तुरंत पैसा निकालना है या कुछ करना है, तो वो आपका कहलाता है कंटिंजेंसी फंड। आर्टिकल 267 से ये डील करता है। और यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का स्टेट कंटिंजेंसी फंड। ये स्टैब्लिश किससे हुआ था? उत्तर प्रदेश कंटिंजेंसी फंड एक्ट 1950 से बहुत बार इसको अमेंड किया जा चुका है। देखिए जरा 2020 में भी हुआ ये वो फंड है जो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टैब्लिश किया है बाय लॉ, और ये गवर्नर के डिस्पोजल पे रखा हुआ है। गवर्नर के हाथ में है पूरा पूरा, जैसे सेंटर वाला है प्रेसिडेंट के हाथ में। एक्सक्यूज मी। तो कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया है, कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया है, अब वहां पे आप क्या करेंगे भाई? वहां पे पहले ऑथराइजेशन होगा, अप्रोप्रिएशन बिल होगा, इसलिए वो सब ना करना पड़े, इसलिए वहां से जल्दी से पैसा निकल जाए, इसलिए वो गवर्नर के डिस्पोजल पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड द फंड इज रिकूप बाय डेबिटिंग द एक्सपेंडिचर टू द कंसर्न फंक्शनल मेजर हेड रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा ऑर्डिनेंस जो 2020 वाला है, उसकी फोटो लगा रखी है हमने यहाँ पे, देख सकते हैं आप इसको एक बार। ठीक है, तो इतनी चीजें जो आपने देखी कंटिंजेंसी फंड से रिलेटेड, ये आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये कई बार आ जाता है पेपर में, तो ये आप पता होनी चाहिए क्या क्या है क्या क्या नहीं, क्योंकि ऐसे वाले सवाल कई बार अब देखने को मिल जाते हैं, याद रखिएगा। और वहां पे आप देखिएगा ये फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड कर रहे होते हैं इसको, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैनेज होता है ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूं, हु अपॉइंट्स द कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट? आंसर शुड बी गवर्नर। सिंपल। स्टेट का कंटिंजेंसी फंड है उसको कौन ऑपरेट करते हैं? उसको ऑपरेट करते हैं गवर्नर। इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको, ज्यादा और कुछ इसमें नहीं देखना। अब आगे आपका पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या क्या देखना है? छोटा सा ये टॉपिक देख लो इसको फटाफट से। 26 जनवरी 1950 आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडाउ देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट जो है ऐसे स्टेप्स लेगी कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज किए जाएं, उनको ऐसी पावर्स, उनको ऐसी अथॉरिटी दे कि वो अपना फंक्शन कर सकें एज यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश करने की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रूरल एरियाज में रियलाइज की गई, और यूपी पंचायती राज एक्ट आया 1947 में इन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसके कॉन्सिक्वेंट में क्या हुआ था आप जानते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बनी विलेज में, ग्रुप ऑफ विलेजेस में। बहुत सारी कमिटीज आई जिन्होंने पंचायत राज, अर्बन लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस को कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो फिर क्या दिया गया? जाहिर सी बात है, मेजर डिसेंट्रलाइजेशन का मेजर अंग है ये। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट से जो है आपका इसको संवैधानिक दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ठीक है, तो आर्टिकल 243 के क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? वो कहता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल जो होगा इलेक्टोरल रूल्स का, प्रिपरेशन का, पंचायत के जो इलेक्शन होंगे वो देखेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होगा? एक होंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर्स,
जो कि अपॉइंट करेंगे आपके गवर्नर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो एक चीज हो गई ये आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन है, जो वहां पे इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है। तो उत्तर प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन कब आया, ये आपको डेट थोड़ी ध्यान रखनी है, 23 अप्रैल 1994 बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं, इनकी सर्विस कंडीशंस, टर्म ऑफ ऑफिस, सब कुछ किसके हाथ में होती है, गवर्नर के हाथ में होती है। ये इनको नहीं रिमूव किया जा सकता है किसी भी ग्राउंड या मैनर में अदर देन दैट जो प्रोसीजर लगता है जज ऑफ द हाई कोर्ट के रिमूवल में, सिर्फ उसी मेथड से इनको रिमूव किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट के बाद कोई सर्विस वगैरह में कंडीशंस नहीं हो सकती इनकी टू हिज डिसएडवांटेज। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविजन बना सकता है ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस टू द पंचायत। तो मेन जो है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो ये है पर्पस। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन आप देख लीजिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू oversee the preparation of election procedures, guide, formulate model code of conduct, control the preparation of voter list, conduct all elections to पंचायत। जरूर लिख के आना, देखिए as it is। इलेक्टोरल रोल्स जो होती हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, जो प्रॉपर एक्ट हैं, गाइडलाइंस हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन देते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस जो इससे रिलेटेड हैं वो दिए हुए हैं यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 में। बस ये एक एक्ट याद रखना है, सेक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर सेक्शन 6B आता है, यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम का 1961 का, जो डील करता है विद द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर क्षेत्र पंचायत। एंड सेक्शन 18B कहता है इट पर्टेन्स टू द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर जिला पंचायत। तो मतलब दोनों के लिए इलेक्टोरल रोल है, इसका मतलब बताने का है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज का है आपका, जो नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के लिए रूल्स वगैरह प्रिपेयर करता है। और एक आपका यूपी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 का, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है। तो थोड़े से एक्ट वगैरह प्लीज देख के जाइएगा, लिख के आएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, पावर्स क्या है उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन एज ए सिविल कोर्ट, आप जानते हैं सिविल कोर्ट की तरह फंक्शन करते हैं। ये समन कर सकते हैं, अटेंडेंस को एनफोर्स कर सकते हैं, किसी भी एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे उनको। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पे इनको आपको ये किसी डॉक्यूमेंट्स को या किसी और मटेरियल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करा सकते हैं। रिक्विजिशंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड और अ कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ और ऑफिस, ये ही और शी कैन डिमांड, जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है। एविडेंस रिसीव करते हैं ये ऑन एफिडेविट्स एंड ही इशूज ऑर्डर्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। द SEC, द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इज डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट एंड व्हेन एनी सच ऑफेंस is committed in the view or the presence of the commission, it forwards the recorded facts constituting the offence and the statement of the accused to a magistrate having jurisdiction. तो ऐसी पावर्स इनको पीनल कोड और इन सब से मिली। ठीक है, पावर टू मेक रूल्स, भाई इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में टू मेक रूल्स फॉर व्हाट, द ड्यूटीज ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स क्या होनी चाहिए, चेकिंग करना वोटर्स की विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल रोल, मैनर in which votes are to be given in the constituency, the procedure to be followed in case of tendering a vote by a person representing herself himself to be an elector, मतलब क्या procedure follow होना चाहिए जब कोई elector है तो, the manner of giving and recording of votes by means of voting machines and the procedure as to be followed at polling station where such machines will be used, security counting of votes में भी ये लोग declaration of result में भी rules बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनकी सलाह ले सकती है, मतलब रूल्स बनाने में लेती ही है सलाह। प्रोसीजर काउंटिंग ऑफ वोट्स क्या रहेगा, और बैलेट बॉक्स की सेफ्टी, कस्टडी, वोटिंग मशीन्स, ये सब नेसेसरी पेपर्स वगैरह, इनका इंस्पेक्शन, इनका प्रिजर्वेशन, इस सबसे रिलेटेड। और प्लेस, डेट एंड टाइम एट विच claims or objection shall be heard and the manner in which such claims or objection shall be heard and disposed of, मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से रहेगा, क्या मैनर फॉलो होगा, किस हिसाब से सारी चीजें होंगी, इस सब में स्टेट इलेक्शन कमीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये जो पावर्स है ना आपको, पावर टू मेक रूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, ये जरूर आपको मेंशन करनी ही करनी। ठीक है, अब है आपका उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल पार्टीज, ये वाला सेक्शन और देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोई जबरदस्ती नहीं बनाई जाती हैं, और दोज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव कॉमन व्यूज। भाई पार्टी कैसे बनती है, पार्टी का एक मतधारा होती है, सब कुछ एक होता है, इस हिसाब से तो पॉलिटिकल पार्टी बनती है। जो चाहते क्या है, नेता बनना, टू गेट पॉलिटिकल पावर
टू मूव द नेशन फॉरवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अबाइड करते हुए नेता बनना इज रेफर्ड टू एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ नेता कमिंग टुगेदर इन अ पॉलिटिकल पार्टी। 4 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। अब लिखेंगे तो प्रॉपर ना, वहां नेता वेता नहीं लिखे आना। तो यहाँ पे है, एक है रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो पुराने सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे स्टिक करना चाहती हैं। एक है आपकी कंजर्वेटिव पार्टीज, जो स्टेटस को में, मतलब जो जैसा है उसको वैसा चलने दो, उसमें बिलीव करती हैं। एक होती है लिबरल पार्टीज, जो चाहती हैं कि भाई हम रिफॉर्म लाएंगे, ठीक है। एक होती है रिफॉर्मिस्ट पार्टीज, जिनका ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटा के एक नया लॉ एंड ऑर्डर, नया सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करवाना, ठीक है। अब क्या है कि जब क्लासिफाई कर रहे हो आप पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी आइडियोलॉजी पे, उनके पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने रिफॉर्मिस्ट पार्टीज को प्लेस किया है लेफ्ट विंग में। अब आपने सुना होगा हिंदू बड़ा ही लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है। और लिबरल पार्टीज को बीच में किया है, और रिएक्शनरी जो पार्टीज हैं और कंजर्वेटिव पार्टीज को राइट विंग बोला गया है। जैसे सीपीआई है और सीपीएम जो है वो लेफ्ट पार्टीज इंडिया में, कांग्रेस सेंटर विंग पार्टी है, एंड बीजेपी इज एन एग्जांपल ऑफ राइट विंग पार्टी, ठीक है। ऐसे मेनली मोटा मोटा डिवीजन है। अब इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ नियम होंगे, कुछ क्राइटेरिया होंगे। वो क्राइटेरिया क्या है? रिकॉग्निशन क्या है नेशनल और स्टेट पार्टीज का? पहली बात तो इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस एंड रिकॉग्नाइजेस देम एज नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। बाकी की जो पार्टीज है वो सिंपली रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के तौर पर रजिस्टर होती है। मतलब आपने कोई पार्टी बना लिया, आप रजिस्टर करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बेसिकली कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं पार्टीज को, जो कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, वो क्या क्या है भाई? जो ये बड़ी बड़ी पार्टीज हैं इनको इलेक्शन सिंबल दिया जाता है, इनको प्रोविजन दिया जाता है पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट का, स्टेट कंट्रोल टेलीविजन पे आके बात कर सकते हैं, रेडियो स्टेशन पे इनको फैसिलिटी दी जाती है फॉर रिसीविंग इलेक्टोरल लिस्ट। इसके अलावा इनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जो हैं दे नीड ओनली 1 प्रपोजर फॉर नॉमिनेशन, बस एक प्रपोजर चाहिए होता है इनको। हर नेशनल पार्टी को एक सिंबल दिया जाता है जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है सिर्फ उनके लिए, कोई और नहीं यूज कर सकता। अब आपका कमल का फूल कहीं और नहीं यूज हो सकता। ईच स्टेट पार्टी असाइंड अ सिंबल, 2 बार आ गया, छोड़ दो, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो हैं, ये कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं जो कमीशन देता है। कंडीशंस क्या हैं टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी? कोई रजिस्टर्ड पार्टी है जो इनमें से, ध्यान दीजिएगा, एनी वन, ये और है, और लिख लीजिए यहाँ पे, कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो उसको नेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है। क्या? एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको 2% सीट मिल गई टोटल सीट्स की लोकसभा में 3 अलग अलग स्टेट्स में, ध्यान दीजिएगा, 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, या फिर 6% वोट मिल गई हैं लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 4 डिफरेंट स्टेट्स में, जितनी भी वोट्स डली उनकी 6 मिल गई हैं इनको, 6%, या फिर इनको 4 सीट मिल गई लोकसभा में, तो एक ही बात होगी ना, मतलब 4 सीट मिल जाए लोकसभा की तो नेशनल पार्टी बन जाएगी। और एक कोई पार्टी, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 या फिर उससे ज्यादा स्टेट्स। तो अब एक सवाल आएगा मन में कि भैया फिर स्टेट पार्टी के लिए क्या है क्राइटेरिया? स्टेट पार्टी के लिए ये है, यहाँ पे स्टेट लेवल रिकॉग्निशन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है, इसमें से 4 में से, यहाँ पे 3 में से एक हो जाए तो बात बन जाएगी, यहाँ पे 4 में से बन जाए तो आप इसमें पहुंच जाएंगे, इस 3rd में पहुंच जाएंगे। पार्टी ने 3% टोटल सीट्स जीती हों या फिर 3 सीट्स जीती हों लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा चुनाव। पार्टी के पास या तो एक, एटलीस्ट 1 और एटलीस्ट 1 और सच पार्टी देयर ऑफ फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट्स इन द स्टेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द स्टेट, एक सीट हो एटलीस्ट। The party should get at least 6% of the valid votes in Lok Sabha legislative assembly elections and should have won at least 1 seat in Lok Sabha and 2 seats in legislative assembly। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये याद करना पड़ेगा। अब अगर पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन उसके पास टोटल 8% वैलिड वोट्स हैं लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के, तो भी वो स्टेट में रिकॉग्नाइज हो जाएगी स्टेट पार्टी। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, आपको पता होनी चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पार्टीज हैं, वो आप देख लीजिए। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज देखिए नेशनल है और आपका कुछ स्टेट लेवल है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में कौन सी हैं? बहुजन समाज पार्टी 1984 की, भारतीय जनता पार्टी 1980 से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 से, कम्युनिस्ट पार्टी अपने मार्क्सिस्ट है 1964 से, कांग्रेस
1885 से तो सबको पता है। आम आदमी पार्टी 2012 से है। स्टेट लेवल पार्टी है आपकी समाजवादी पार्टी और अपना दल। ठीक है, तो ये कुछ पार्टीज हैं। ये वाला हमारा जो है सेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। छोटा सा सेशन था, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, और बस इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए प्लीज अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए पढ़िए बढ़िया से। थैंक यू।